अब वहाँ से जब मेरे पास मेरा क्लाइंट आया, इसने मुझे बताया कि मेरे पास इतने ठोस सबूत हैं, लेकिन क्योंकि ये एक एक्ट्रेस है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो मैंने कहा जी आप घबराना नहीं है, कानून हमेशा सच, बंदा जो सच्चा हो उसके साथ होता है। हमने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। इसके अलावा ये तो वो चीज़ें हैं जो ये कह रहा है कि इसको मैंने मानतन दी जो इसके पास मौजूद थी, जो इसने रिटर्न करनी थी। इसके अलावा तकरीबन ये सारी अमाउंट 1 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है, जो गिफ्ट्स गए हैं, जो टिकट्स गई हैं, उसके अलावा है। नादिश के पास बोलने को क्या है? एक चोर चोरी करके क्या बोले मैंने चोरी कर ली है, या वो क्या बोले कि मैं गिल्टी हूँ। 2023 में जब उस लाइमलाइट में थी मेरी वजह से, फॉरेन ट्रैवल कर रही है, एक्सपेंसिव आइटम्स पहन रही है, या अगर उस फाइनेंशियली वेल ऑफ चल रही है, तो उसका उसके करियर पे इम्पैक्ट तो हुआ, वो स्पीक पे तो गई मेरी वजह से। मेरे कलाशन एक यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी। वो सामने खड़ी है अपने साथी के साथ जिसको इसने अब चीट कर दिया। उसका मैं नाम पहले बहुत लेता था अपने इंटरव्यूज में। वो बंदा नहीं मीडिया पे आया, उसने आके आपसे कोई उस बंदे का बेसिकली मामला ये है, उस बंदे को इसने यूज किया था फाइनेंशियली केस के लिए। उसी बंदे के लिंक्स थे जो आज ये केस यहाँ तक आ गया है, वरना नादिश लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कि मैंने कहा कि तुम लोग अपने बाप के हो तो फायर मारो, ये मेरे एग्जैक्ट लफ्ज़ थे। 21 मार्च को रमज़ान के महीने में चॉइस साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मेरी वालदा पे अटैक करती है सामने खड़े होके, मैं वो कैसे भूल जाऊँ। नाजिश, फिर मुझ पे सेवरल अटैक्स हुए, फार्म हाउस पे हुआ, अदालतों में हर डेट पे होता है, मेरी भी तो रेगुलरिटी की बात बन गई है। असद हरून साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपके एडवोकेट चौधरी बाबा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है, 1 साल हो गया, केस कहाँ लगा? सोशल मीडिया पे एक दफ़ा फिर से सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें थी, क्या वाक़यात थे, कैसे ये मामला चले? देखें जी, बात ये है कि कई सारे ज़िंदगी में मामला ऐसे हो जाते होते हैं कि इंसान की एक लाइफ लेसन बन के रह जाते हैं। अब आपको पता है, पूरा मीडिया जानता है कि मामला क्या था। 1.5 साल हो गया केस को अदालत में और हमें इंसाफ की जंग लड़ते हुए। असल में मामला ये है कि ये बेसिकली जो मेन जो केस था वो था 406 का, कि किस तरह नादिर जहांगीर ने वो फ्रॉड किया, 25 लाख का होंडा सिटी गाड़ी का 55 लाख मलकियत की, किस तरह से फार्म हाउस पे वो अटैक करवाया, और किस तरह से मीडिया पे इसकी फ्रॉडुलेंट और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सामने आई। तो मेरे साथ मामला कुछ इस तरह थे, मैं एक शॉर्ट रिकैप देता चलूँ केस का। मामला कुछ यूँ था कि हमारी एक टेलीफिल्म आई थी इकट्ठे, मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैं एज ए हीरो कास्ट हुआ था और ये एज ए हीरोइन कास्ट हुई थी। उसके बाद से दोस्ती हो गई थी और मामला बहुत अच्छे टर्म्स पे हमारे डेवलप हो गए। उससे पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, बिकॉज मेरी बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँ, मैं यहाँ का था भी नहीं बेसिकली। मैं यूके रहा 3-4 साल, वहाँ से मैंने अपनी डिग्रीज़ की, एजुकेशन कंप्लीट की, वापस आया, अपना फैमिली बिजनेस देख रहा था, एक्टिंग में शौकिया आ गया था क्योंकि मुझे शोबिस का बहुत शौक था। तो वो मुझे क्या पता था कि शौक में मामले पता नहीं कहाँ अदालतें कचहरियों थानों में निकल जाएंगे। खैर एनीवेज, अल्लाह पाक करम करे सब के ऊपर। बेसिकली मैम हुआ ये था कि जब दोस्ती डेवलप हो गई, फिर एक अच्छे ट्रस्ट के रिलेशन आपस में डेवलप हो गए, और उसके बाद फिर इकट्ठे ट्रैवलिंग और आना जाना, मुलाकातें और सब चीज़ें हुई। फिर उसने कभी कहा ना कोई चीज़ मुझे ला दो, कोई टिकट मुझे करवा देनी एज अ फ्रेंड या एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, जिस तरह एक जूनियर एक्टर एक सीनियर एक्टर को देता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो है ना उस एतमाद का गलत फ़ायदा उठाएगी या चीट करेगी। बेसिकली जब किस किस्म की थी दोस्ती? तो होता है ना कि बहुत जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हाँ, ये भी होता है कि किसी का कोई रिलेशनशिप होता है फ्यूचर में। नहीं, प्रोफेशनली बिल्कुल अटैच थे, इमोशनल अटैचमेंट थी, प्रोफेशनल अटैचमेंट थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला नहीं था। तो मैम अब होता क्या है कि जब ट्रस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है, मतलब ट्रस्ट यहाँ तक आ गया था कि हमने इकट्ठे उम्रा भी किया था। मेरी फैमिली से मुलाकात, मेरी उसकी फैमिली से मुलाकात, फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दुबई में मुलाकातें, इस तरह से मामला थे। अब मैम होता क्या है कि उसने कहा कि असवद मुझे ना आप 25 लाख का अरेंजमेंट करो, मेरी जियो में अब्दुल्ला कादवानी से बात चल रही, तो उसमें हम इकट्ठे कास्ट होंगे, मेरे पास लिंक्स हैं, आपके पास फाइनेंस है, तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको दिलवाऊँगी, तो आप इन्वेस्टमेंट करो तो मैं प्रोजेक्ट दिलवाती हूँ। ठीक है। तो वो फिर इन्वेस्टमेंट मैंने की, बीच में कुछ हेल्प इस तरह भी मांग लेती थी फाइनेंशियली कि मैं 25 लाख 25 लाख रुपए, 10 लाख मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में गया, एक जो बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शंस की कॉपीज़ मौजूद हैं, फिर 15 लाख एक गया।
उसके बाद फिर वो भी उसने आपके पास रिकॉर्ड है? जी सारा अदालत में भी मेंशन्ड है और केस में भी, मीडिया में भी मौजूद है सर। मैं आपको भी शेयर करूंगा, आप ऑडियंस को दिखाइएगा। ठीक है। उसके बाद इसी दौरान जब मैं उन अमाउंट और उस प्रोजेक्ट का वेट कर रहा था, तो उस दौरान उसने कहा कि जी मेरा बाप बीमार है, थोड़े से पैसे अमानतन दे दो, कुछ मुझे मैं इतनी वेल ऑफ नहीं हूँ, कुछ मुझे चीज़ें फाइनेंस वगैरह करवा दी। उसके बाद बेसिकली उसे हमदर्दी हासिल की ना मेरी, ट्रस्ट तो हासिल किया ही, हमदर्दी भी हासिल कर ली। अब मैं प्रोजेक्ट का भी वेट कर रहा हूँ, अमाउंट भी इन्वेस्टेड है। फिर इसी दौरान उसने कहा कि असवद आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ना मैं अफोर्ड कर सकती। तो मैं काफ़ी हैंड टू माउथ हूँ, तो मुझे ना जब सेट पे जाती हूँ तो लोगों को दिखाना होता है, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, आपको पता है मटीरियलिस्टिक फील्ड है हमारी, कि मेरे पास गाड़ी अपनी खुद की है। तो मैंने कहा ठीक है। 25 लाख की ट्रांजैक्शन के बाद की बात हो? उस दौरान जब मैं मुकम्मल एतमाद में आ चुका था, उसने कहा असवद 15-20 दिन के लिए चलाने के लिए दे दो, मेरा प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा आपको रिटर्न कर दूँगी। तो उसने अमानतन वो भी ले ली। अब तकरीबन 3 से 6 माह गुजर गए, ना अमाउंट का पता, ना कार का पता, ना वहीकल का पता। जब चीज़ों का मुतालबा किया गया, चीज़ें बाद में, पहले ये मुतालबा किया गया कि प्रोजेक्ट का क्या बना, तो उसने कहा असवद हारून साहब आप कौन हैं, कौन सा रिलेशन, कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे, कौन से मामला, मैं तो आपको जानती ही नहीं। अच्छा। फिर यहाँ से एक लड़ाई का मामला स्टार्ट हो गया, उसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। उसने थ्रेट्स किए, मैं एफआईआर करवा दूँगी, ये करवा दूँगी, मेरे बड़े तल्लुकात हैं, फलां टीम। एनीवेज मैंने बर्दाश्त किया खामोशी से 5-6 महीने। फिर उससे एक बंदा बीच में डाला जो अब इस केस का हिस्सा नहीं है, उसको भी इसने चीट कर दिया। उस टाइम पे बहुत केस में इन्वॉल्व किया गया। उसके थ्रू उससे मुझे फार्म हाउस पे बुलाया और कहा कि मामले को सेटल करते हैं। वहाँ पे मुझ पर बमासला हमला करवा दिया, फिर एफआईआर हो गई, फिर मामला मीडिया पे अगर आज तक यहाँ पे चल रहा है। मज़ीद क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हैं ये आपको मेरे लॉयर साहब बताएं। ठीक है सर, 1 साल हो गया इस केस को। मुझे ये बताएं कि क्या पेशरफ्त हुई चीज़ें? 2 दफ़ा उन्होंने अपना मेडिकल पेश कर दिया और बहुत सारी चीज़ें चलती रही, क्या वजूहत हैं, क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है? असल में मामला ये था कि उन्होंने जितना इसको लिंगर ऑन करना था उन्होंने कर लिया। असल तो जिस केस को हम लेके चले थे, एक बेसिकली एफआईआर थी, इसने अपने लिंक्स से जो भी थी उसमें इसने उसको अखराज बनवा ली। अब वहाँ से जब मेरे पास मेरा क्लाइंट आया, इसने मुझे बताया कि मेरे पास इतने ठोस सबूत हैं, लेकिन क्योंकि ये एक एक्ट्रेस है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो मैंने कहा जी आप घबराना नहीं है, कानून हमेशा सच, बंदा जो सच्चा हो उसके साथ होता है। हमने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जिसको इस्तगासा का नाम दिया जाता है, वो ज़ेर दफ़ा सेक्शन 200 के तहत होता है। उसमें इसको जो है एक फार्म हाउस में बुलवाया, इससे एक गाड़ी ली गई, इससे पैसों की ट्रांजैक्शन थी वो। इसके अलावा ये तो वो चीज़ें हैं जो ये कह रहा है कि इसको मैंने मानतन दी जो इसके पास मौजूद थी, जो इसने रिटर्न करनी थी। इसके अलावा तकरीबन ये सारी अमाउंट 1 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है, जो गिफ्ट्स गए हैं, जो टिकट्स गई हैं, उसके अलावा है। हमने वो सारे सबूत लगा के इसकी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने के बाद हमने जब सारे प्रूफ्स कोर्ट्स में दिए, तो कोर्ट्स हमारे जो आर्गूमेंट्स है उसे एग्री हुई और कोर्ट्स ने इसको जो है नोटिस कर दिया। ये आई अपने नाजिश को, ये नहीं आई, इसको फिर नोटिस हुआ, ये नहीं आई, इसके नॉन बेलेबल वारंट निकले। नॉन बेलेबल वारंट के बाद इसके घर मजंग, जो पुराना घर मजंग का है, जिसकी रहायशी थी यहाँ पे, वहाँ पर पुलिस इसको अरेस्ट करने के लिए गई। तो नेक्स्ट ये डेट पर बाकी हुई आई कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये हो गया, ये मामला हैं, ये मामला हैं। फिर होता ये है कि इस मामले में ये अपनी एक हाज़िरी लगाती है, अटेंडेंस लगती है, तो फिर ये गैर हाज़िर हो जाती है। अब एक दफ़ा फिर अपनी हाज़िरी पर आती है और फिर ये हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन देती है। वो दे सकता है बंदा, हाज़िरी माफ़ी कानून में लेना कोई जुर्म नहीं है। हाज़िरी माफ़ी कानून में हर कोई ले सकता है, ये नहीं कि ये ले रही है और बाकी आम आदमी नहीं ले सकता। इसमें आम आदमी के लिए भी वो 439 के तहत एक एप्लीकेशन होती है कि बंदे की हाज़िरी माफ़ी की बाबत, वो बंदा का इसमें जा सकता है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोर्ट के साथ इसको तो चीट किया, लेकिन कोर्ट को भी चीट किया। कोर्ट में बोगस, फेक, जाली मेडिकल पेश किए गए। उसकी बाबत हमने 476 के तहत एक एप्लीकेशन दी थी कि ये मेडिकल बोगस हैं, और उसकी बाबत जो है उसको सख्ती से कोर्ट ने बाउंड कर दिया कि आपने यहाँ पर पेश होना है। जब वो नहीं आई तो उसको नॉन बेलेबल वारंट दोबारा इशू कर दिए गए हैं, और उसको उसमें इतनी टेंशन हुई है कि वो सेशन कोर्ट अगले दिन ही चली गई है, जिसका एक मेडिकल पेश हुआ कि ये सीवियरली इंजर्ड है और ये मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट पर और 10 दिन तक बेड से उतर नहीं सकती। लेकिन नॉन बेलेबल वारंट ऐसी जादुई दवाई थी कि अगले दिन ये सेशन कोर्ट पहुंच जाती है। अच्छा। और जैसे ही सेशन कोर्ट जाती है,
मैं कहता हूँ कि वो मेडिकल ऑफिसर और जो डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर अपने आप को कहता है और जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देता है, उसकी मेडिसिन काम नहीं कर सकी। उसके मुताबिक ये 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पे थी, लेकिन नॉन अवेलेबल वारंट के जो असरात हैं उस मेडिसिन के जो जज साहब ने इसको दी है उसके ज़्यादा है। ये नॉन अवेलेबल वारंट की मनसूखी के लिए सेशन कोर्ट जाती है, एक डेट पे वहाँ पे पेश होती है, दूसरी डेट पे आती भी है, तीसरी डेट पर पत्नी पर ये नहीं आती, तो वो इसकी एप्लीकेशन जो है नीचे मार्क कर दी जाती है कि नॉन अवेलेबल वारंट जिस जज साहब ने निकालने हैं वही इस एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे। और वो डेट है इसकी 6 तारीख। 6 तारीख तक इसके नॉन अवेलेबल वारंट जो है इंटैक्ट है। अब जो पुलिस है उसका काम है कि इसको पेश करवाना है, या तो ये खुद चल के आएगी, नहीं तो पुलिस जाएगी और इसको बड़े तरीके से वो पुलिस लेके आएगी कि आप इस केस को आएँ और फेस करें। बाकायदा तौर पे मैं हैरान हूँ, एक्ट्रेस है ना, इस्लामाबाद में केस किया तो वहाँ पर लिखा कि मैं इस्लामाबाद की रहायशी हूँ, कराची में इसके अगेंस्ट किया तो ये कहती है कि जी मैं कराची की रहायशी हूँ, लाहौर में किया तो ये लिखती है कि जी मैं लाहौर की रहायशी हूँ। और ये देखें कोर्ट्स के साथ भी कैसा खेल रही है। हमने जब कड़ी से कड़ी मिलाई तो हम इसको करीब से करीब कर लेते गए। मामला ऐसा हुआ कि यहाँ पर इसने हमारे खिलाफ रिट की हाई कोर्ट में, वो इसके अगेंस्ट हुई, ये साइबर क्राइम में गई, वो इसके अगेंस्ट हुई, ये सेशन कोर्ट में 1 साल तक चलता रहा कि इसको मीडिया से आने से रोक दिया जाए। इसने एक कंप्लेंट फाइल की सेक्शन 500 के तहत, वो भी 1 साल चलने के बाद मेंटेनेबिलिटी पे डिसमिस हो गई। तो इसने क्या किया, उसी केस को लेकर कराची जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर दी सिविल जज के पास कि इनको मीडिया में आने से रोक दिया जाए। हम वहाँ पर पेश हुए, हमने जज साहब को बताया कि ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, तो उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे उसको रख लिया नेक्स्ट डेट के लिए कि आप ये क्या कर रही हैं, मतलब कराची में भी लाहौर में भी वही चीज़ें, तो चीट तो वो कर रही है, तो चीट करे, हम तो इसमें पेश भी हो रहे हैं और कानूनी तौर पे इसको देख भी रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इसको टफ टाइम तो देंगे ही और इसको आना तो पड़ेगा ही। दूसरी जानिब अगर बात करें नाज़िर जहांगीर साहिबा की, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ बोलूँ या उनके हक में बोलूँ, मैं कुछ उनसे रिलेटेड बोलना ही नहीं चाहती, मैं उनको फेम क्यों दिलवाऊँ। सुना होगा, देखा होगा आपने, बिल्कुल देखा, वीडियो वायरल हुई जी थी। हाँ। तो क्या वजूहत है कि वो आपके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहती? मैम देखें, बात पता क्या है, वो इसने हमारी बड़ी रिप्यूटेबल एंकर पर्सन है इंडस्ट्री की, निदा यासिर साहिबा, उनके शो पे इसने बोला था, मॉर्निंग शो में बोला। बेसिकली नादिश के पास बोलने को क्या है, एक चोर चोरी करके क्या बोले, मैंने चोरी कर ली है, या वो क्या बोले कि मैं गिल्टी हूँ। अब सवाल ये है कि आज असवद के बारे में बोलोगी तो असवद फेम ले रहा है, तो वो दिन नहीं याद कि जब असवद ने आपने जब असवद को चीट किया, उसको आपने उससे फाइनेंशियली गेन किया, तो आज तो वो मकफ़ाती अमल है ना मैम। देखें ना, अब वो टीवी पे नहीं आ रही, ना किसी अब उसको प्रोजेक्ट में देखेंगी, ना शो में, ना किसी ड्रामा में। लेकिन 2 साल पीछे चले जाएं, 2023 में जब उस लाइमलाइट में थी मेरी वजह से, फॉरेन ट्रैवल कर रही है, एक्सपेंसिव आइटम्स पहन रही है, या अगर उस फाइनेंशियली वेल ऑफ चल रही है, तो उसके करियर पे इम्पैक्ट तो हुआ, वो स्पीक पे तो गई मेरी वजह से। अब बात ये है कि मुझे ज़रूरत नहीं है उसके शोल्डर पे फेम लेने की। बात ये है कि अगर वो सच्ची है और मैं झूठा हूँ, जो कि जाहिर सी बात है, मैं सच्चा और वो झूठी है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर बात करें कि अगर वो सच्ची है, तो फिर उसने एक थ्रेट्स की FIR मेरे खिलाफ कराची में करवाई, हमने वो जाके ख़त्म करवाई। एक उसके बिनोई उस्मान बेग ने, ऑब्वियसली, फिर एक उसके बिनोई उस्मान बेग ने इस्लामाबाद में करवाई, हमने वो जाके ख़त्म करवाई। फिर उसके बाद जैसे कि आपको चॉय साहब ने जिक्र किया कि उसे डिफेमेशन के मुख्तलिफ जगह पे उसने केसेस किए, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, साइबर क्राइम में, वो डिसमिस हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि फेम देना या ना देना इसके अपने हाथ में तो है ही नहीं। अगर इसके अपने हाथ में ये बात हो कि इसको फेम ना मिल जाए, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उसमें अगर वो कहती है कि जी इसको फेम ना मिल जाए, तो इस केस की वजह से इसको तो आना चाहिए था, अपनी सच्चाई बताती। जिसको फेम अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है ज़्यादा मिली है इसवत को, ये खुद डिफेम हो गई है। और सेकेंडली मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े सारे लॉयर्स हैं जो इनके केसेस में पेश होते रहे। कराची में इसके एक लॉयर थे जिन्होंने अपना NOC दिया कि मैं इनकी वकालत छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने उसमें रीज़न लिखी कि इसने मुझे फ़ीस ही नहीं दी, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। उसकी पिक्चर मेरे पास है कि मेरे चार्जेस रहते हैं, इस वजह से मैं इसका केस छोड़ा हूँ। वो एक NOC उसने दिया लिखा हुआ
वो मेरे पास रिटर्न में मौजूद है, मैं नहीं कहता, उसने लिख के खुद दिया है कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं मेरे साथ और इसने मेरे चार्जेस पे नहीं किए, तो लिहाजा मैं केस फ्री में नहीं कर सकता। और साथ में ये भी लिखा कि मुझे अब्यूज़ भी करती है, अब्यूज़ भी करती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वकील के आपकी ये रिमार्क्स हैं। दूसरी सेकंड बात ये है कि आपने तो सच बताना है, आए मीडिया में, मुझे तो पता है। अगर तो देखें जी, एक बंदा बार बार मीडिया में आ रहा है, अब गाड़ी उसके पास सबूत है कोई नहीं ना, आगे बोलेगी क्या? गाड़ी में पूछना, गाड़ी इसके नाम थी, अस्वद के नाम होंडा की, सिटी वाइट कलर की। अस्वद, हाँ यस यस उसके यस, इस्तेमाल अब में। उसके इस्तेमाल में है, वो अस्वद हरून के नाम पर थी। तो आप वो गाड़ी बंद नहीं करवा सकते? बेसिकली मैम मामला पता है क्या है, मामला ये है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर एक इंसान यहाँ तक आ गया है कि वो मुख्तलिफ लोगों से थ्रेट्स करवा रहा उसके लिए है, हम चले- मुख्तलिफ किस्म की रिविजन्स और स्टेज लगा रहा है जो हम खारिज करवा रहे उसमें हैं। एक और चीजें हैं ना, उसको छुपा रहा है जाके। गाड़ी की बाबत और पैसों की बाबत सिविल कोर्ट में हमारी 1 करोड़ की डिग्री हो चुकी है जी, ओके, उसकी बाबत हम जा चुके वो हैं। रिकवरी हमारी पेंडिंग है। हम जो आप गाड़ी की बाबत बात करती है ना, ब्लॉक नहीं करवाई, हम तो गाड़ी वापस ले रहे हैं। वापस ले रहे हैं ना हमने basically। गाड़ी की बाबत डिग्री करवा ली है, हाँ वो 1 करोड़ की डिग्री होगी, वो सिविल उसकी- कोर्ट से हो वो जानी सिविल है। कोर्ट में चल रहा है मैटर। ज़ाती इस्तेमाल में है। जी जी हाँ ठीक है, बिल्कुल। वो यूज़ करें। और अच्छा, फिर एक और आपके माइंड में मैं बात लाऊंगा गाड़ी को लेके, वो ये है कि इसने 3 महीने पहले हमारे पास एक बंदा भी भेजा था, जिसका मैं ऑन एयर नाम नहीं ले सकता, कि मैं मीडिया पे अपॉलोजाइज करती हूँ, नाजिश ने कहा कि गाड़ी रिटर्न कर देती हूँ, अमाउंट मेरे पास है नहीं, तो केसेस से जो है ना मुझे फ्री कर दें, कुछ सुलह सपाटा हो जाए। लेकिन उसके बाद इनका बिहेवियर क्या था, चक्करबाजियाँ, गोल गोल घुमाना, अदालतों में खड्डे, अटैक्स। नहीं, आप इस बात को एग्री कर लिया था? मैंने एग्री किया था, मैंने मौका दिया था, लेकिन फिर बदले में क्या मिला, अदालतों में लड़ाइयाँ, गालम गलोच, हाथापाई, और उसका फिर वही नॉन सीरियस बिहेवियर और कहना कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैंने तो किया नहीं, ऐसे वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बेसिकली बिहेवियर सेम है। असमत, आपने इसकी फाइनेंशियली पहले भी सपोर्ट की थी, बाद में गाड़ी और वो 25 लाख का चेक जो है वो सारी चीज़ें, उससे पहले भी आपने इसकी फाइनेंशियली सपोर्ट की। मीडिया पे आने का मकसद क्या था? पहले वाली भी कुछ चीज़ें थी, बाद में ही आप मीडिया पे क्यों आए? मीडिया पे आने का मकसद मेरा नहीं था। बेसिकली जब मुझे फार्म हाउस पे बुलाया गया, तो जब मैं अपने घुटनों पे नील डाउन हुआ था, जैसे इंसान ऐसे पिस्टल बंदा रखा हुआ था। बंदा बैठा होता पिस्टल है, रखा मेरे हुआ था। कलाशन एक यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी, नादिर सामने खड़ी है, उसका साथी जब इस केस लाहौर का की हिस्सा बात नहीं, है, लाहौर की में। फार्म हाउस में, फार्म उसी हाउस की बाबत एप्लीकेशन उसकी हमने सारी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में जमा कराई ठीक हैं। है। वो सामने खड़ी है अपने साथी के साथ, जिसको इसने अब चीट कर दिया है, उसका मैं नाम पहले बहुत लेता था अपने तो इंटरव्यूज वो में। बंदा नहीं मीडिया पे आया, उसने आके आपसे कोई उस बंदे का बेसिकली मामला ये है, उस बंदे को इसने यूज़ किया था फाइनेंशियली केस के लिए। ओके, उसी बंदे के लिंक्स आपके थे जो ख्याल आज से ये केस यहाँ तक आ गया है, वरना नादिश लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ठीक है। नादिश केस को यहाँ तक नहीं ला सकती थी, वो उस बंदे की बंदा- हेल्प से यहाँ तक असल लेके में आया। बंदा आया था असवद के लिए कि असवद मुझे को साइड पे सारा करने जो है आया वो था, साइड पे कर- यस। ठीक है, उसकी उसके साथ एक financial पर्सनल support अफेयर में था, लेकिन नादिश ने उसको चीट करके अब किसी और को ट्रैप कर ठीक लिया। है। और उसके आगे जब हकीकत आई, तो क्योंकि वो थोड़ा सा पॉलिटिकली और थोड़ा सा नामी ग्रामी है, थोड़ा सा अच्छा, तो उससे अपना नाम बैकग्राउंड जो है- वाइज, तो वो इज्जत की खातिर भी चुप कर गया। Okay. दूसरा, उसको ये भी आइडिया हो गया ना कि अब इस मामले के अंदर मैंने जब कदम रखना है, तो जितने मैंने इन्वेस्ट किए हैं उससे ऊपर तो केस पे लगने लग जाना है। हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट। ठीक है, आपने बेसिकली ये बात नहीं सोची? मैंने ये बात नहीं सोची थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो मुझे लगता नहीं था नादिश यहाँ तक मामला को ला सकती है। दूसरा, मैं आपके वो पुरानी बात का आंसर करूँगा, जब मैं घुटनों पे था, जब कलाशन यहाँ रख दी गई ना, तो उसके बाद मेरे माइंड में एक फ्लैशबैक आया कि ये अगर यहाँ पे ये गोली चल जाती तो फिर क्या रह जाना था पीछे, फिर तो मैं गया। तो बात ये है कि मेंटल हेल्थ को डैमेज किया गया, इमोशनल डैमेज दिया गया। वो पैसों की बात तो बहुत बाद में आती है, पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। अब मैं तो वेल ऑफ हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि पैसों की कोई बात नहीं है, या पैसे मैंने बाद में सोचे हैं। अगर मेरी जगह कोई लोअर मिडिल क्लास होता तो क्या वो सुसाइड कर लेता? बात तो ये है। फिर यही बात ख़त्म नहीं होती। मैं अपने माइंड में मंजर देख रहा हूँ कि जब मुझ पर गन तनी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी खातून को मैंने ट्रस्ट किया है, इसको मैंने उम्रा करवाया है। उस टाइम जब आपके पास थी, सामने थी? मेरे सामने खड़ी। आपने कोई बातचीत की कि बैठ के मामला जो है वो डिस्कस करें, कुछ बेसिकली बातचीत करें, बेसिकली करें? उसके साथ जो लड़का था, जब उसने गन वगैरह तनवाई गार्ड से, तो मैंने उसको क्लियर वर्ड्स में बोला कि मैंने कहा कि तुम लोग अपने बाप के हो तो फायर मारो, ये मेरे एग्जैक्ट लफ्ज़ थे। Okay. ठीक है, तो उस टाइम पे उनको आइडिया हो गया कि ये दबने या डरने वाला नहीं है। उस टाइम पे उसने आप अकेले गए थे? मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, मेरा ड्राइवर था, मेरा गार्ड था, बाइक लेकिन थी उन आपके सबको साथ? इन्होंने कमरे में बंद कर दिया था।
चाय के बहाने बिठा दिया और भाई से ताला लगा दिया। और मुझे कहा आपसे बात बात ही करनी की बात है, है। साइड में लेके गए और मुझे ज़बरदस्ती नील डाउन कर लिया, डिटेन कर लिया ना बेसिकली। ये केस में मेंशन्ड है। अब मामला ये है कि उस टाइम पे इसने क्या किया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की गेम खेली। उस टाइम आके इमोशनल ड्रामा करना शुरू हो गई, इसको कुछ ना कहो, नहीं कुछ ना कहो, ऐसे होगा वैसे होगा, हम बैठ के बात कर लेते हैं। ये टेक्निक थी बेसिकली। जब उसने देखा कि मैं नहीं डरा या दबा, उसने फिर उसके कान में बोला इसका फ़ोन ले लो, और फिर गन पॉइंट पे मेरा फ़ोन लेके अंदर चली गई। बेसिकली मकसद था प्रूफ्स मिटाने, ठीक है, फ़ोन तोड़ना, ओके, ठीक है ना। फिर जाहिर सी बात है, फिर असॉल्ट वगैरह किया, लेकिन चीज़ें जब फिर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मीडिया पे किस तरह मामला है, मैंने सोचा ना कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर दिया इसने। बेसिकली मैं मीडिया पे नहीं आया था, मैं मामले एंड तक थ्रू टेबल टॉक रिजॉल्व करना चाह रहा था। बेसिकली जब इस पे एफआईआर हुई थी इस्तखासा करने से पहले, भी तुम्हारा केस इस्तखासा 406 और डिग्री है जो 1 करोड़ की इस पे की है, जिसका इसका ट्रायल 1.5 साल से चल रहा है। इनिशियली तो केस 420 की एफआईआर से शुरू हुआ था, 406 का केस तो अब है जो साल से चल रहा है। तो उस एफआईआर में ये लाहौर के एक होटल से आईडी कार्ड से